नमस्कार। भारत के लोकतंत्र में इस वक्त एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि जिस व्यक्ति पर देश के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, क्या उसे भी पद से हटाया जा सकता है? आज हम इसी बड़ी खबर की तह तक जाने वाले हैं। तो आखिर वो क्या प्रक्रिया है जो शख्स हमारे लोकतंत्र की नींव यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदार है, उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस घटनाक्रम को जिसकी वजह से ये पूरी बहस छिड़ी है। 73 ये नंबर याद रखिए, यही संख्या इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो हुआ ये है कि राज्यसभा में विपक्ष के पूरे 73 सांसदों ने मिलकर भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको पद से हटाने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया है। देखिए, भारतीय राजनीति में ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं असाधारण कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने खुद इस कदम की घोषणा की और उन्होंने साफ साफ कहा कि यह नोटिस सिद्ध कदाचार या सिद्ध कदाचार के आधार पर दिया गया है। ये एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक आरोप है। तो आखिर विपक्ष के इन आरोपों का आधार क्या है? मतलब वे चुनाव प्रमुख को क्यों हटाना चाहते हैं? सिद्ध कदाचार, ये दो शब्द इस पूरे मामले के दिल में हैं। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि हमारे संविधान के आर्टिकल 324(5) में दिया गया एक ठोस कानूनी आधार है। इसी के तहत ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इस नोटिस में कोई एक दो नहीं, बल्कि कुल 9 खास आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप ज्ञानेश कुमार के हाल के कुछ कामों और फैसलों से जुड़े हैं और विपक्ष का ये दावा है कि इन आरोपों की वजह से उनका पद पर बने रहना संविधान पर एक सीधे हमले जैसा है। तो ठीक है, आरोप लग गए, लेकिन ये संवैधानिक प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? किसी चुनाव प्रमुख को हटाने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। चुनाव प्रमुख को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। जी हाँ, बिल्कुल वही प्रक्रिया। ये संविधान के आर्टिकल 121(4) में बताई गई है, जो इसे बेहद सख्त बनाती है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी सांसदों की एक न्यूनतम संख्या की जरूरत होती है। लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसद। अब जैसा कि हमने देखा, 73 सांसदों के दस्तखत के साथ विपक्ष ने राज्यसभा की ये शर्त तो आसानी से पूरी कर ली है। अच्छा, तो मान लीजिए कि नोटिस स्वीकार हो जाता है, फिर क्या होगा? वेल, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा एक 3 मेंबर कमेटी का गठन, जो इन आरोपों की जांच करेगी। और यहीं पर एक बड़ा अगर है, सिर्फ और सिर्फ तभी मामला आगे संसद तक, मतलब दोनों सदनों में बहस और वोटिंग के लिए जाएगा, जब ये कमेटी कहे कि हाँ, आरोपों में दम है। अगर कमेटी को लगता है कि मामला नहीं बनता, तो बात वहीं खत्म। और सोचिए, अगर मामला वोटिंग तक पहुंच भी गया, तो ये इस प्रक्रिया का सबसे मुश्किल पड़ाव है। प्रस्ताव पास कराने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि सदन की कुल सदस्यता का कम से कम 50% समर्थन चाहिए होता है। ये एक बहुत ही ऊंचा पैमाना है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या हो सकता है? ये जानना भी जरूरी है कि चुनाव प्रमुख को हटाने का ये पहला प्रयास नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में 2 नोटिस दिए गए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। ये जो नया प्रयास है, ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा पर केंद्रित है। तो अब सारी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राज्यसभा के सभापति, जो देश के उपराष्ट्रपति के होते हैं, इस नोटिस को स्वीकार करेंगे। उनका फैसला ही इस पूरी प्रक्रिया का भविष्य तय करेगा। अगर वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो जांच समिति के गठन के साथ यह प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या विपक्ष का ये कदम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच का इस्तेमाल है, या ये महज एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।